डार्क ड्रैगन की दहाड़ हवा में गूंजी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने काटा हो। उस शिष्य की तलवार हवा में ही चकनाचूर हो गई। साथ ही उसका शरीर भी उस शक्ति की चपेट में आ गया और उसका खेल वहीं खत्म हो गया। बधाई हो ध्रुव, तुमने 8वें लेवल के स्वर्णवीर को मारा है। तुम्हें 3900 एक्सपी पॉइंट्स, 200 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। ध्रुव ने अभी मिली चीजों की सूची देखी और गुस्से से बड़बड़ाया। अब भी 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट नहीं मिली उसे। अब इसकी बेहद जरूरत थी। 3 अरब एक्सपी पॉइंट्स जमे पड़े थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसे किसी दरवाजे पर ताला लग गया हो। उसने ड्रैगन स्लेयर कंधे पर टिका लिया और आंखें तैरते हुए अखाड़े के पार खड़े केरम की ओर देखा और कौन है, भेजो जल्दी। उसी पल ग्रीफन हॉल से 2 और शिष्य कूदे। इस बार उन्होंने ध्रुव को दोनों तरफ से घेर लिया। उनकी तकनीक तेज थी और वार और भी खतरनाक। अब कोई रास्ता नहीं बचा। यह पूरी तरह से घिर गया है। इस बार चोट खाएगा। यह क्यों इतना घमंड करता है? थोड़ा संयम भी सीख लेता। भीड़ फुसफुसा रही थी। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में? आगे यह जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। भीड़ ध्रुव को लेकर क्यास लगा ही रही थी कि अचानक उसके एक वार में एक शीशे जमीन चाटने लगा। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही दूसरा भी उसकी ब्लेड के नीचे ढेर हो गया। ध्रुव की ब्लेड तकनीक इतने उच्च स्तर की थी, उन जैसे स्वर्णवीर उसके सामने कुछ नहीं थे। ऐसे सैकड़ों स्वर्णवीरों को उसने योग क्षेत्र में धूल में मिला दिया था। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, पर इस बार भी 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट नहीं मिली। ध्रुव की आंखों में झुंझुलाहट उठी और वह गरज पड़ा कि ग्रीफन हॉल में मुझसे चिढ़ने वाले बस इतने ही हैं जो कोई भी मेरी जान चाहता है। नीचे आओ, जितने हो सब आओ, मैं अकेला ही काफी हूं। अब वह तमतमाया हुआ था। उसके एक्सपी पॉइंट्स 3 अरब से एक भी ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। यह सोच सच कर ही उसका खून उबाल खा रहा था। किस मूर्ख ने यह बकवास सिस्टम बनाया है? वो गुस्से से फूंकारा। अगर 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट नहीं मिली तो मैं यूं ही इस स्तर पर अटका रह जाऊंगा। बिना उस इमोर्टल रूट के वह रक्तवीर की सीमा पार नहीं कर सकता था। हाँ, वह मौजूदा स्वर्णवीरों और मूलवीरों से लड़ सकता था, पर अगर उसके सामने कोई स्वर्गवीर आ गया तो तब क्या होगा? उसकी सांसें भारी थी। मुझे ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। किसी भी कीमत पर 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट चाहिए। वो जानता था कि जल्द ही उसे किसी न किसी शक्तिशाली दुश्मन से भिड़ना पड़ेगा, तो तैयारी जरूरी थी। वो फिर से चिल्लाया, किरम, तेरे या चूहे जैसे शिष्य तो मेरे सामने कांप रहे हैं। किसी असली मर्द को भेज या सबको एक साथ भेज दे। जो मुझसे जलते हैं उन्हें मौका देता हूं। एक बार मुझे हरा कर दिखाओ। अकेले आओ या जुनून में फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज में जुनून था, एक आग थी, जैसे वह युद्ध का देवता हो। अब एक ही रास्ता बचा था, इमोर्टल लुट पाने का। उन सबको मारो और तब तक मारो जब तक मिले ना। केरिम की आंखों में गुस्से की चिंगारी उठी। उसने बिना कुछ बोले इशारा किया, जाओ। बस उसके इशारे भर से चारों ओर से सभी हॉलों के प्रमुख शिष्य अखाड़े में कूद पड़े और पलक झपकते ही 100 से भी ज्यादा योद्धा अखाड़े में आ गए। हर कोई स्वर्णवीर स्तर का था और अपने अपने हॉल का गर्व था। भीड़ में खलबली मच गई। क्या यह लड़का पागल हो गया है? अकेले 100 से ज्यादा स्वर्णवीरों से भिड़ेगा? यह तो खुद को मारने जैसा है। अमर महल के 8 एल्ड भी चौंक उठे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। सब बस देख रहे थे। नावेद ने होठों में मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, हर हॉल से दुश्मनी लेना मतलब पूरे सप्तचक्र महाविद्यालय से दुश्मनी लेना। अब देखता हूं यह कितना टिकता है। एस्फीरा और बाकी साथी बेचैन हो उठे अखाड़े में। अब ध्रुव अकेला था और सामने 100 खूनखार योद्धा। गौरांग आगे बढ़ा। उसका वादा था, रुद्रसेन से ध्रुव को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। यह मुकाबला किसी सामान्य योद्धा के बस की बात नहीं थी। लेकिन ध्रुव की आंखों में कोई और ही जज्बा था। जिस दिन तुम सभी ने मुझे अपने हॉल में लेने से मना किया, उसी दिन मैंने कसम खाई थी, एक दिन तुम सबको खत्म करूंगा। और आज वही दिन है। जितने ज्यादा दुश्मन उतनी ज्यादा लूट और 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट मिलने की संभावना। और ध्रुव को बस यही चाहिए था। आज तेरा अंधे लड़के, अब देखता हूं तेरा घमंड कितनी देर टिकता है। सीधे नरक भेज दो। इसे बकवास मत करो, सीधे वार करो। एक ही पल में हमला शुरू हो गया। 100 से अधिक स्वर्णवीर एक साथ ध्रुव पर टूट पड़े। कोई और होता तो डर के मारे भाग जाता, लेकिन ध्रुव की आंखें शांत थीं। उसने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा, हवा में छलांग मारी और गर्जा ड्रैगन कट। 1000 बार ड्रैगन स्लेयर की धार से हवा कांप उठी और फिर जैसे कोई तूफान आ गया हो। एक के बाद एक वार हुए और जो कोई भी उनकी चपेट में आया सीधे मारा गया। उनके शरीर कई टुकड़ों में कट फट रहे थे।
जमीन पूरी लहूलुहान हो गई। दूसरी ओर से भी हमला जारी था। दर्जनों तलवारें ध्रुव पर एक साथ वार कर रही थी, पर 1000 बार तकनीक सक्रिय थी। उस पल में ध्रुव को अपनी रक्षा की कोई परवाह नहीं थी। वह बस काटता गया, जैसे कोई प्यासा बाघ शिकार पर टूट पड़ा हो। सिस्टम की आवाज लगातार बज रही थी, पर फायदा कुछ नहीं। ना एक्सपी पॉइंट्स बढ़ रहे थे और ना ही लेवल। अबे यार, ये इमोर्टल रूट क्यों नहीं मिल रही? ध्रुव गुस्से में झुंझलाकर चिल्लाया। पहाड़ तोड़ मुक्का। और फिर उसने एक बार फिर दर्जनों लोगों को हवा में उड़ा दिया। उसके मुंह इतने तेज और भयानक थे कि जो भी सामने आता या तो उसका शरीर फट जाता या फिर उड़ते हुए दूर जाकर गिरता। हालांकि अब ध्रुव खुद भी बुरी हालत में था। उसके पूरे शरीर से खून फव्वारे की तरह फूट रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी ओर केरम चिल्ला रहा था, यह ज्यादा देर टिकेगा नहीं, खत्म करो इसे। अब ध्रुव वाकई बहुत। उसके हमले तेज भी थे और खतरनाक भी। लेकिन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, आखिर था तो एक इंसान ही और सामने थे सैकड़ों प्रमुख शिष्य। कभी ना कभी तो थक ही जाएगा, और वही उसकी आखिरी घड़ी होगी। लेकिन इस सब के बीच ध्रुव पागल हो चुका था। उसकी आंखों में बस खून उतर आया था। जितनी बार उसके अमर मूल्य 100 होते, वो उन्हें तुरंत इस्तेमाल कर देता। बधाई हो ध्रुव, तुमने एक स्वर्णवीर को हराया है। तुम्हें 4000 एक्सपी पॉइंट्स, 230 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो, तुम्हें एक अर्ध तलवार मिली ली है। भाड़ में जाए। यह तलवार ध्रुव गुस्से में बड़बड़ाया। मुझे तो 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट चाहिए। अब उसके लिए ब्रेकअप थ्रू करना बेहद जरूरी हो गया था। नहीं तो उसका शरीर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसकी एचपी आधी ही बची थी। बाहर से तो वह और भी खतरनाक लग रहा था, पर अंदर से उसका शरीर टूट रहा था। उसकी हालत अब बस एक चीज से ही सुधर सकती थी। 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट से परेशानी यह थी कि उसने अब तक दर्जनों स्वर्णवीर लेवल के ताकतवर शिष्यों को मार दिया था। और वो सब ऐसे लोग थे जो खुद 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट से जुड़े हुए थे। पर फिर भी ध्रुव को एक भी नहीं मिली। सब कुछ मिल रहा था, केवल वही सबसे जरूरी चीज नहीं मिल रही थी। ध्रुव ने गुस्से में चिल्लाया, सिस्टम, तू क्या चाहता है? आखिर यह रूट क्यों नहीं दे रहा? वो परेशान था, लेकिन इस वक्त कोई था जो बहुत खुश था। पूर्वज रुद्रदेव उनके मुंह में हथियारों के टूटे हुए टुकड़े भरे थे, और वह ऐसे खा रहे थे जैसे कोई मुफ्त का खजाना मिल गया हो। हाँ हाँ, मारो लड़के, जोर से मारो, यह तो बड़ा मजा आ रहा है। पूर्वज रुद्रदेव लगातार उन हथियारों की ताकत खींच रहे थे और अपनी अंदरूनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे। आर ध्रुव अब भी पागलों की तरह लड़ रहा था। जैसे ही वह किसी एक को गिराता, तो दो और कूद कर आ जाते। सामने वालों की गिनती कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। आधे घंटे बाद पूरा अखाड़ा कटी फटी लाशों का मुर्दा घाट बन चुका था। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और सोचा, समझ गया, इन ऊपरी स्तर के शिष्यों से रूट नहीं मिलने वाली। वो अब तक 100 से ज्यादा स्वर्णवीर लेवल के शिष्यों को मार चुका था, फिर भी एक भी रूट नहीं मिली। उसकी आंखों में अब आग थी। उसने अखाड़े में बचे हुए शिष्यों को देखा और जोर से दहाड़ा। डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश ड्रैगन स्लेयर से एक भयानक दहाड़ निकली और जोरदार धमाका हुआ, और जो भी शिष्य अखाड़े में थे सब एक ही झटके में मारे गए। आधा अखाड़ा मलबे में बदल गया। ध्रुव ने सिर उठाया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन आंखों में वही खून था। उसने पूरे मैदान की तरफ देखा और गरजते हुए बोला, और कौन है? कौन अभी भी मुझे मारना चाहता है? आ जाओ। उसकी आवाज इतनी तेज और भारी थी कि मैदान का हर कोना कांप गया। किसी भी हॉल के शिष्य में हिम्मत नहीं बची कि वो उसके सामने आए, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता था। वो अब बस एक इंसान नहीं लग रहा था, एक चलती फिरती मौत बन चुका था। उसकी आंखों से झलकती क्रूरता, शरीर से उठती खूनी आभा किसी को भी कांपने पर मजबूर कर रही थी। कोई नहीं बचा है ना ध्रुव? फिर चिल्लाया, तो अब मैं ही विजेता हूँ। इस प्रतियोगिता का है, न तो अब मैं अपने अधिकार इस्तेमाल कर सकता हूँ। बोलो ध्रुव। अब और इंतजार करने के इरादे में नहीं था। उसके पास 3 अरब एक्सपी पॉइंट्स जमा थे। वह जानता था कि यह ब्रेक थ्रू करने का सही वक्त है, लेकिन ना जाने क्यों हो नहीं रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। इसी दौरान नावेद अपनी जगह से उठने ही वाला था कि ध्रुव की बात सुनकर फिर से बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। देखते हैं अब यह क्या करेगा। भाग तो सकता नहीं, आधा मरा पड़ा है, और एक रक्तवीर मेरे सामने क्या टिकेगा। 10 हमले में काम तमाम कर दूंगा। इसका उसकी मुस्कान वैसी थी जैसी कोई शिकारी किसी घायल जानवर को देख कर देता है। जितना ऊपर जाएगा उतनी ही जोर से गिरेगा। इस बार इसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी जाएगी। अखाड़े में ध्रुव ने ड्रैगन स्लेयर वापस रखा। अब उसके मन में कोई चाल नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। बस एक ही चीज का इरादा था, हर एक अध्यक्ष को हराना और किसी भी तरह 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट पाना। उसे सिर्फ ब्रेक थ्रू करना था, और उसके सामने थे 16 अध्यक्ष। हाँ, श्रावक 16। किंग ध्रुव ने केरम की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो कोई नहीं बचा।
जो मुझे रोक सके है। ना, तो अब मेरी बारी है चुनने की। मैं किससे लड़ना चाहता हूँ। कैरम की आवाज अब सख्त हो चुकी थी। तो किसे चुनौती देगा? तू। ध्रुव की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपनी उंगली एक एक करके सभी हॉल अध्यक्षों की ओर उठाई। तुम और तुम भी। और आखिर में उसकी उंगली जाकर कैरम पर टिक गई। और तुम भी। पूरा मैदान जैसे चुप हो गया। हलचल ना कोई शोर। यह सिर्फ वहां बैठे शिष्यों के लिए नहीं, ऊपर बैठे अमर महल के एल्डर्स के लिए भी एक झटका था। हर कोई यही सोच रहा था, क्या यह लड़का पागल हो गया है? अभी अभी इसने 88 पैसा के शीर्ष शिष्यों को हरा दिया और अब सीधे 16 अध्यक्षों को चुनौती दे रहा है। गौरान तो उछल ही पड़ा। मास्टर कमाल कर दिया। पूरे 16 अध्यक्षों को एक साथ ललकार दिया। यह तो हद ही हो गई। लेकिन एस्फीरा के चेहरे पर चिंता थी। वो जोर से चिल्लाए, ध्रुव, पागलपन बंद करो। मैदान में एक सन्नाटा पसर गया था और इस सन्नाटे को कैरम की तेज हंसी ने तोड़ डाला। हा हा, यह तूने खुद मांगा है। ध्रुव। उसने बाकी अध्यक्षों की ओर देखा। भाइयों, यह लड़का अब हमारे सिर पर बैठकर नाच रहा है। क्या तुम लोग यह सहोगे? चलो इसे दिखाते हैं असली ताकत क्या होती है। एक एक करके सभी अध्यक्ष अपनी जगह से उठने लगे। युद्धम मंत्र हॉल का अध्यक्ष सबसे पहले मैदान में उतरा। फिर एक एक कर सब नीचे आ गए। सबके चेहरे पर वही गुस्सा सा था और निगाहों में वही बात, ध्रुव का अंत। आखिर में कैरम खुद भी मैदान में उतर आया। उसने ध्रुव की तरफ देखा और बोला, अब तेरा मरने का वक्त आ गया है। ध्रुव बस मुस्कुराया और अगले ही पल उसके हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी आ गई। उसी पल नावेद के चेहरे की हालत बदल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी है। ओसाभा, उस कंपन को वह भला कैसे भूल सकता था? यह वही दिव्यास्त्र था जिसे पीढ़ियों से स्वर्गसार कुल में सबसे बड़े रत्न की तरह संभाल कर रखा गया था। उसके दिल की धड़कन रुकने को थी। खलील उसके मुंह से नाम फिसला और उसकी ऊर्जा बुरी तरह डगमगाने लगी। तभी एक योद्धा दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, युवराज, अभी अभी खबर आई है। कुलपति। वो नावेद चीख उठा, साफ साफ बोलो। योद्धा की सांसें फूली थीं, मगर फिर भी बोला, उनका सिर कटा हुआ मिला है। वो मारे गए। नावेद की मुट्ठियां भिंज गईं और आंखों में आग जलने लगी। ध्रुव, वो बुरी तरह कांप रहा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे हाथों ही मरेगा। खलील ने ही नावेद को पाला था। उसका हर शौर्य, हर आदर उसी के कारण था। अब उसकी मौत की खबर ने नावेद के भीतर ज्वालामुखी फोड़ दिया था। उसकी हत्या की इच्छा चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अखाड़े में ध्रुव के कंधे पर स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी टिकी थी। उसका चेहरा शांत, लेकिन उसके भीतर से निकलती आभा हिंसक थी। उसके सामने 16 अध्यक्षों की दीवार खड़ी थी। ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो यह हैं वह लोग जिन पर पूरा महाविद्यालय टिका है। अगर मैं इन सबको मार दूं तो क्या मैं ही राजा कहलाऊंगा? कैरम हंसा, पर उसकी हंसी में बर्फ सी ठंडक थी। बहुत सोच लिया तूने। ध्रुव, अगर तूने हमें चुनौती दी है तो याद रख, अब तेरा यहाँ से जिंदा लौटना मुमकिन नहीं। अहंकार की कीमत बहुत भारी होती है। मारो इसे, खत्म कर दो। 16 अध्यक्षों की संयुक्त आभा एक साथ उठी और उस दबाव ने पूरा मैदान हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पर्वत श्रृंखला उठाकर ध्रुव के सिर पर फेंक दी हो। हर अध्यक्ष मूलवीर स्तर का योद्धा था। वह सब असाधारण शक्तिशाली थे और अब जब सबकी शक्ति एक साथ ध्रुव पर गिरी तो उसकी देह कांप उठी। उसके घुटने झुकने लगे। उसकी चेतना डगमगाने लगी थी। क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा भी उस दबाव के आगे टिक नहीं पा रही थी। ध्रुव का शक्ति स्तर अभी बहुत कम था और यह सारे योद्धा उससे कई स्तर ऊपर थे। ऐसे में चाहे वह क्रिम्सन ड्रैगन की शक्ति ही क्यों ना हो, वह भी उसका बचाव नहीं कर सकती थी। उसी पल पूर्वज रुद्रदेव की गूंजती हुई आवाज ध्रुव के मन में सुनाई दी, लड़के क्या चाहता है कि मैं कुछ करूं? बहुत समय हो गया था पूर्वज रुद्रदेव को लड़े हुए, और अब जब उन्होंने ध्रुव की मानसिक स्थिति डगमगाते हुए देखी, उनका मन भी विचलित हो उठा। लेकिन ध्रुव मुस्कुराया, जरूरत नहीं, मैं खुद इन्हें मारूंगा। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, ध्रुव और ज्यादा पागल होता गया। उसने आंखें तरेर कर कहा, बस इतना ही दम है। तुम सब में यह सुनकर भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। यह पागल हो गया है क्या? 16 मूल वीरों का संयुक्त दबाव कोई एक रक्तवीर कैसे सहन कर सकता है? यह ध्रुव को क्या हो गया है? यह किस गलतफहमी में है? वो तो हिल तक नहीं पा रहा, फिर भी ऐसे बोल रहा है। लोग हैरान थे। वह जानते थे कि ध्रुव शक्तिशाली है, पर वह सिर्फ एक रक्तवीर था। चाहे जितनी भी काबिलियत हो, वह 16 मूलवीरों के सामने टिक नहीं सकता था। और फिर उनमें से एक केरम तो 7वें लेवल का मूलवीर था। उसके सामने कोई संभावना थी ही नहीं। गौरांग अखाड़े में जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। उसकी भें तन चुकी थी। उसे चिंता सताने लगी थी। पीछे खड़ी औजा भी चिंता में डूब गई। ध्रुव ठीक रहेगा ना? एस्पीरा की आंखों में दृढ़ता थी। अगर उसे कुछ हुआ तो हम सब एक साथ उन पर टूट पड़ेंगे।
किसी भी हाल में हमें ध्रुव को बचाना होगा। समझे। अमर महल के मुख्य हॉल में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान बुर्जुक सर्गेश्वर वम दर्पण से मैदान में हो रही लड़ाई देख रहा था और ध्रुव की हालत देखकर वो बोला, मूर्ख कहीं का क्या। इसे वाकई लगा था कि 16 हॉल अध्यक्ष इतने कमजोर होंगे। यह शौर्य वंश वाले इतने घमंडी क्यों होते हैं। अब अपने घमंड में मरने चला है। सच तो यह था कि बुर्जुक सर्गेश्वर भी मान चुका था। ध्रुव के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। शक्तियों में इतना फर्क था कि ध्रुव की हार पक्की लग रही थी। उसने मन ही मन एक हल्की सी कुटिल मुस्कान दी। ठीक है, अब उसे समझ आएगा कि असली सम्राट कौन होता है। जब इसकी सारी अकड़ टूटेगी तब यह चुपचाप जाकर ड्रैगन की पूंछ का मकबरा ढूंढेगा और मेरे लिए ड्रैगन क्षेत्र का द्वार खोल देगा। हॉल में बैठे बाकी एल्डर्स के चेहरे पर भी तिरस्कार था। सब मजाक उड़ाने में लगे थे। कहाँ गया तेरा गुस्सा? लड़के, अब तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तू हिल भी नहीं पा रहा। चल अब भी दिखा। घमंड मरने के लिए तैयार हो जा। अब चारों तरफ से हंसी उड़ रही थी। कोई उसकी हालत पर दया नहीं कर रहा था, बल्कि सब अपनी भड़ास निकाल रहे थे। उधर मैदान में कैरिम हंसा क्या हाल बना लिया है अपना ध्रुव। अभी कुछ देर पहले तो बहुत ऐंठ दिखा रहा था, अब देखो इसे जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता हो चिल्ला। अब शोर मचा। अपनी अकड़ दिखा तो क्या है, बस एक मामूली सा लड़का, वह भी दक्षिण तरंग महाद्वीप से आया हुआ कचरा। हमने तुझे इसलिए ठुकराया था क्योंकि तू उसी गिरी हुई जगह से आया है जहां बस नालायक ही पैदा होते हैं। हाँ, सभी 16 हॉल अध्यक्ष जोर जोर से हंस रहे थे। 3 दिन से लगातार हार का गुस्सा अब उनके मुंह से निकल रहा था। वहीं ध्रुव पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उसकी पीठ झुकने लगी थी, घुटने कांप रहे थे, सिर चकरा रहा था, माथे से पसीना बह रहा था, चेहरा सफेद पड़ चुका था और सांस लेना भी भारी लग रहा था। उसे मानना पड़ा, 16 हॉल अध्यक्षों की एक साथ ताक उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वह शांत था क्योंकि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक केरम गड़ जा गिर, घुटनों के बल गिर जा। लड़के जैसे ही केरम ने अपनी ताक समेटकर एक जगह केंद्रित की, तभी ध्रुव की पीठ सीधी हो गई और उसके कंधे पर टिकी कुल्हाड़ी कांप उठी। दाहिने हाथ की पकड़ कस गई। उसी पल उसने बाएं हाथ से फॉर्मेशन हॉल के अध्यक्ष की तरफ इशारा किया और मन में बोला, मुंह जकड़। अगले ही पल जैसे किसी ने उस अध्यक्ष को अदृश्य जंजीरों से बांध दिया हो। उसका शरीर हिल तक नहीं पाया और फिर इससे पहले कि वह कुछ भी समझ पाता या भागने की कोशिश करता, ध्रुव हवा में कूदा, कुल्हाड़ी को जोर से घुमाया और चिल्लाया, गर्दन हरण, तू पहला है इस वार का शिकार। खुशकिस्मत समझ, खुद को स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी ने जैसे आयामों का पर्दा फाड़ दिया हो। जमीन कांप उठी, आसमान में एक जोरदार गरज गूंजी और फिर एक पल में फॉर्मेशन हॉल के अध्यक्ष का सिर उड़ गया। एक ही वार में ना एचपी गिरती दिखी, ना कोई चेतावनी, सीधा गर्दन साफ। यह वही जुड़वा तकनीक थी जो ध्रुव ने योग क्षेत्र में 10,800 स्किल पॉइंट खर्च करके ली थी। इन दोनों का तालमेल बेहद खतरनाक था। मूक जकड़ से दुश्मन के लाल नाम पर निशाना लगाओ और गर्दन हरण से गर्दन पर। बस इनका सक्रिय समय बहुत नाजुक था, सिर्फ 2 सेकंड। अगर आधा सेकंड भी गड़बड़ हुई तो वार चूक सकता था, और अगर चूका तो अगला पल तुम्हारा आखिरी हो सकता है। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया था। एक पल पहले जहां हंसी के ठहाके गूंज रहे थे, अब वहां एकदम खामोशी थी। सबकी सांस अटक गई थी। ध्रुव ने मौका पकड़ते ही एक झटके में फॉर्मेशन हॉल के अध्यक्ष को मार गिराया था। वो भी आधे सेकंड के अंदर। लोग हैरान रह गए। क्या इतने ताकतवर योद्धा यूं ही मारे जा सकते हैं? क्या मूलवीर स्तर की ताक अब इतनी भी मायने नहीं रखती? कई दर्शकों की रूह कांप गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ध्रुव ने यह क्या किया। कौन सी शक्ति थी यह? कुछ तो ऐसा था जो उनकी समझ के बाहर था। गौरांग जोर से चिल्लाया, मास्टर क्या काम किया है? क्या पागलपंती है? यह जबरदस्त था। उनका जोश देखने लायक था, लेकिन भीतर सबकी हालत अलग थी। जिस चीज को कोई समझ ना पाए वो डर बन जाता है, और यही डर अब सबके दिलों में उतर चुका था। नावेद की भौहें टेढ़ी हो गईं। वो भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या। दूसरी तरफ अमर महल के ऊंचे ओहदेदारों के चेहरे पर जैसे थप्पड़ पड़ा हो। बिना आवाज का सन्नाटा उनके चेहरों पर भी था। सब बड़बड़ा रहे थे, पर जुबान कोई नहीं खोल रहा था। बुर्जुक सर्गेश्वर की आंखें सिकुड़ गईं। चेहरा गहरा और गंभीर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब भी 15 अध्यक्ष बाकी थे। ध्रुव ने स्पेस रिंग में फॉर्मेशन हॉल अध्यक्ष को मारने चीजें देखी और खींच के साथ बोला, अबे इसकी तो अब भी 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट नहीं मिली। चलो अब किसी और को मार कर देखते हैं। उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और हवा में छलांग मार दी। सीधा बाकी बचे अध्यक्षों की ओर बढ़ गया। अब दोनों हाथों में कुल्हाड़ी थी और वह जोरों से घूमता हुआ बिजली की रफ्तार में उनके पास पहुंचा। उधर किरम भी थोड़ा संभल चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, सब पीछे हटो, तुम लोग दबाव डालो, मैं हमला करता हूं। ध्रुव की आवाज ठंडी पर तीखी थी।
इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी खींची और सामने खड़े 3-4 अध्यक्षों पर वार कर दिया। यह वार जानलेवा नहीं थे, सिर्फ उन्हें पीछे धकेलने के लिए, क्योंकि उसकी नजर एक खास व्यक्ति पर थी जिसके सिर के ऊपर लाल रंग का नाम चमक रहा था और उसी के ऊपर चमक रहा था श्रावक चिन्ह। मूक जकड़ और गर्दन हरण पर भी दोबारा इस्तेमाल करने की समय सीमा का नियम लागू था, लेकिन यह तब था जब वार चूक जाए। लेकिन अगर यह नहीं चूका और सामने वाला मारा गया तो इसे तुरंत दोबारा उपयोग किया जा सकता था। इस जुड़वा तकनीक की खासियत यही थी, अगर कोई मारा गया तो उसकी वापस इस्तेमाल करने की समय सीमा खत्म। ध्रुव ने झटके से छलांग मारी और गरजते हुए चिल्लाया। अब दूसरा वार उसने फिर वही किया, एक हाथ से मूक जकर, दूसरे से गर्दन हरण, और फिर बस एक पल उस हॉल अध्यक्ष की गर्दन सीधा धड़ से अलग। जमीन पर गिरते हुए उसका चेहरा अब भी हैरान था। लेकिन इस बार भी सिस्टम की आवाज आई, पर 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट नहीं मिली। ध्रुव ने मन ही मन गुस्से में कहा, अबे साला, क्या वाकई इतनी मुश्किल है यह इमोर्टल रूट ढूंढना? अब तो जब तक नहीं मिलेगी तब तक किसी को नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव के अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार था, लेकिन रुक गया था क्योंकि उसे अभी तक इमोर्टल रूट नहीं मिली थी। और अगर उसकी यह खास तकनीक बीच में टूट जाती, या अगर वह तय समय में किसी को नहीं मार पाता, तो उसे लंबे वक्त तक दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और तब तो कोई भी मामूली योद्धा भी उसे हरा सकता था। फिर से उसका शरीर एक बार फिर तेजी से घूमा और उसने बिजली की तरह वार किया। पहले दुश्मन को मूक जकड़ से पकड़ लिया, फिर गर्दन हरण से उसकी गर्दन उड़ाई। तीसरी बार भी सिस्टम की आवाज आई, लेकिन इमोर्टल रूट अब भी नहीं मिली। 3 हमले, 3 कत्ल, यह सब ध्रुव ने 8 मिनट से भी कम में कर दिखाया। लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। क्या मैं इस तकनीक को जितनी बार चाहूं उतनी बार इस्तेमाल कर सकता हूं, या इसकी कोई सीमा है? छोड़ो यार, जब तक इमोर्टल रूट नहीं मिलती मैं रुकने वाला नहीं हूं। ध्रुव के अंदर आग सुलग रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि सीमा क्या है। वह सबको मारने के लिए तैयार था और उसने फिर से हमला शुरू किया। चौथा वार, 5वां वार। ध्रुव ने तकनीक का समय देखा। जैसे ही वह किसी को मारता, तकनीक का समय पल भर में ठीक हो जाता। वो और जोश में आ गया। हा, मारते जाओ बिना रुके। लेकिन मारते मारते वह खुद भी घायल होता जा रहा था। कैरिम और बाकी हॉल अध्यक्ष उस पर वार कर रहे थे। हर एक हमला उसके शरीर में गहरा जख्म छोड़ता जा रहा था। लेकिन अब ध्रुव को होश नहीं था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका शरीर खून से लथपथ हो चुका है या उसकी जान खतरे में है। वह तो बस एक ही चीज चाहता था, मारते जाना। आज छठा वार, 7वां वार, एक एक करके हॉल अध्यक्षों के सिर उड़ते जा रहे थे। लाशें एक के बाद एक जमीन पर गिर रही थी। साथ ही ध्रुव के घाव भी गहराते जा रहे थे। हर जख्म उसे दर्द दे रहा था और हर कत्ल उसे एक नशा, एक अजीब सा जोश दे रहा था। अब वह उस पागलपन की अवस्था में पहुंच चुका था जहां दर्द और गुस्सा साथ साथ चलते हैं। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहे हैं। ध्रुव की ताकत ने सबको हैरान कर दिया था। 7 लगातार हमले, 7 हॉल अध्यक्ष मारे गए। यह ध्रुव तो सच में बहुत खतरनाक है। वो आखिर चाहता क्या है? क्या सच में वह सभी अध्यक्षों को मार देना चाहता है? हे भगवान! लोगों की रूह कांप उठी। दिमाग सुन्न हो गया। सप्तचक्र महाविद्यालय के 18 हॉल अध्यक्ष इस जगह की सबसे बड़ी ताक माने जाते थे। वही तो पूरी व्यवस्था की रीढ़ थे। अगर यह सब मारे गए तो पूरा महाविद्यालय बिखर जाएगा। अमर महल में बैठे एक एल्डर ने कहा, महाराज, अब इस लड़के को और नहीं छोड़ा जा सकता। हमें इसे रोकना ही होगा। मैं भी यही मानता हूँ। मैं भी, यह चाहे जिस वंश से हो या किसी भी महाद्वीप से, इसे यहीं रोका जाना चाहिए, वरना यह सब चर्क महाविद्यालय को तबाह कर देगा। बुजुर्ग सर्गेश्वर के मन में भी हलचल मची हुई थी। उसके मन में पहले से ही ध्रुव को लेकर असहमति थी। उसे ध्रुव का नया हॉल बनाना कभी मंजूर नहीं था, और अगर गलती से बन भी गया तो वह उसे खुद मिटा देता। पर अब तो जैसे ध्रुव सिर्फ नया हॉल नहीं, पूरे सप्तचर्क महाविद्यालय को अपने कब्जे में लेना चाहता था। सर्गेश्वर की आंखों में गुस्से की आग भड़क गई। ध्रुव, तू बहुत घमंडी हो गया है। अगर तुझे सबक ना सिखाया गया तो तू किसी को कुछ नहीं समझेगा। उसने अपनी मानसिक शक्ति सीधा नावेद तक भेज दी। उधर उसी वक्त ध्रुव फिर गरजा। उसकी कुल्हाड़ी फिर चमकी। 15वां वार, धूल और लहू के धुएं से भरे उस मैदान में फिर से एक सिर गिरा। फिर ध्रुव ने अपनी खून से सनी कुल्हाड़ी सीधा केरम की तरफ तानी, जो अब अकेला रह गया था। उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, केरम, अब तेरी बारी है। अब तक 16 में से 15 हॉल अध्यक्ष मारे जा चुके थे। सबके सिर उनके धड़ों से अलग कर दिए गए थे। उनकी मौत इतनी भयानक थी कि देखने वालों की आत्मा तक कांप उठी। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह तो सीधा कत्लेआम था। जिस ध्रुव को सब अहंकारी और बेकार समझते थे, वही अब अकेला खड़ा था और उसके पैरों के नीचे 15 लाशें पड़ी थीं।
यह किसी ने सोचा भी नहीं था। यह तो जैसे जिंदा नरक था। ध्रुव पूरा खून से लथपथ था, पर उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। उसने कैरिम को घूरते हुए कहा, अब सिर्फ तू बचा है, और आज तेरे साथ ही यहाँ की गंदगी भी खत्म होगी। कैरिम, तू तो मेरी जान लेना चाहता था, है ना? तो अब बन ये तो साहब। ध्रुव की आंखों में बीते हुए जुल्मों की आग जल रही थी। उसे याद आ रहे थे रायगर, गौरांग और बाकी साथी जो इस अखाड़े में किसी तरह जान बचा पाए थे। तिमरा, शहनाज, रीवा, जिन्हें सबके सामने नीचा दिखाया गया था। उनकी हर एक तकलीफ ध्रुव के सीने में धक रही थी, और जब कोई मरने के काबिल हो तो ध्रुव उसे जरा सी भी माफी नहीं देता, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। अखाड़े में बिखरी लाशें देख के रिम की रूह कांप उठी। यह जगह अब किसी अखाड़े जैसी नहीं लग रही थी। यह तो जैसे नरक बन चुका था। ध्रुव की कुल्हाड़ी पर 15 अध्यक्षों का ताज़ा खून चिपका हुआ था। उसका चेहरा और आंखें किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी राक्षस जैसी लग रही थी। कैरिम खुद 7वें लेवल का मूलवीर था, लेकिन उस वक्त उसके पैर कांप रहे थे। उसे अब ध्रुव इंसान नहीं, बल्कि कोई पागल बेरहम दैत्य लग रहा था। तभी ध्रुव गर्जा के, रे माँ, तुझे प्लीज यार, अगर थोड़ा भी पॉसिबल हो तो डायरेक्ट सपोर्ट कर दो। बस छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट एपिसोड को बहुत जल्दी और बेटर क्वालिटी में लाने में मदद करेगा। बेटर एडिटिंग, क्लियर ऑडियो और फास्ट अपलोड्स।